स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़े भी थे। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, प्रकाश क्या है? वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, वह क्या है? प्रकाश है। प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिससे प्रकाश निकलता है वह क्या है? प्रकाश स्रोत है। ठीक है, तो प्रकाश के बहुत सारे स्रोत है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य, तारा, बिजली, क्या जलता हुआ बल्ब, इसमें कुछ प्राकृतिक स्रोत है और कुछ मानव निर्मित है। ठीक है, इसके बाद था कि प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, इसके बाद है प्रदीप्त वस्तुएं, इसको भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, जैसे सूर्य हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, वह क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, अब आते हैं अप्रदीप्त वस्तु। वो वस्तु जिससे प्रकाश क्या है? उत्सर्जित नहीं होता है, वह क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, मेज इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जिससे प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो वह क्या है? एक अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश की किरणें, यानी कि जब प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में चलती है उसे हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। और प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है? तो जब यह प्रकाश का किरण पुंज एक समूह में चलता है, यानी कि बहुत सारे प्रकाश का किरण पुंज एक ही लाइन में एक ही बार में चलेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रकाश का किरण पुंज। अगर प्रकाश के किरण पुंज को देखें तो यह भी जो है 3 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी, समांतर और अभिसारी। ठीक है, इसके बाद है अपसारी किरण पुंज क्या है? तो देखिए, वैसा किरण जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर अब फैलती हो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगला था समानांतर किरण पुंज। तो वैसा प्रकाश जो एक समानांतर में चलता हो। ठीक है, एक समानांतर में चलता हो उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगला था अभिसारी किरण पुंज। जब बहुत जगह से प्रकाश आकर एक ही जगह मिलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद था पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़े थे। मतलब पारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे हम लोग पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कांच हो गया, पानी, हवा इत्यादि और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं पारभासी क्या है? तो वह पारभासी पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से पूरा नहीं जाने देता हो, मतलब थोड़ा सा जाने देता हो। ठीक है, जैसे घिसा हुआ कांच का प्लेट हो गया, तेल में लगा हुआ कागज, रक्त, दूध, चर्म, आंख की जो पलकें होती है यह पूरे प्रकाश को अंदर नहीं जाने देती है। ठीक है, उसके बाद था पारदर्शी, मतलब अपारदर्शी वैसे पदार्थ जो प्रकाश को आर पार ही नहीं जाने देता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी। इसमें आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगे। लकड़ी हो गया, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, धातु की प्लेट इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो अपारदर्शी। इसके बाद हम लोग जो पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश कहीं से आ रहा है और कहीं पे कोई ऐसे स्थान, चिकने प्लेट जिससे टकरा कर वापस किसी दिशा में चले जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अगला था किरण आरेख। क्या होता है? देखिए, किरण आरेख प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र जो बनते हैं उसे हम लोग किरण आरेख कहते हैं। जैसे देखिए, प्रकाश का जो चित्र दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई लाइट है जो जा रही है और यहाँ से आ रही है, यह जाने और आने की जो दर्शाया जा रहा है चित्र में, यही क्या है? किरण आरेख है। ठीक है, इसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, इसके बारे में पढ़े थे। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस जगह पे टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते थे। ठीक है, अभिलंब क्या था? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण में खींचा गया एक लंब जो होता था उसे हम लोग अभिलंब कहते थे। यहीं पर जो आपतन कोण की इधर से बने और परावर्तन कोण के इधर, मतलब परावर्तन की तरफ से जो कोण बनता था उसे हम लोग आपतन कोण कहते थे। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक आपतन कोण और एक क्या था? परावर्तन कोण था। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो जो आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा उसे आपतन कोण, जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा इसे हम लोग परावर्तन कोण कहते थे। ठीक है, अगला था प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है नियम वह 2 प्रकार का है। पहला है आने वाली किरण और जाने वाली, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु।
तीनों जो है एक ही तल पे समतल पे होते थे। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या थे, बराबर थे। जब समतल दर्पण पे अगर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसी रास्ते से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। यानी कि उसका कहने का मतलब है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सब एक ही दिशा में हो जाएगा, मतलब एक ही पथ पे हो जाएगा। ठीक है, नोट, परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी पृष्ठों पे क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, इसके लिए कुछ सामान्य बातें हैं जो अद्भुत परिघटनाएं होती है हमारे जीवन में। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण जो होता है कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं होती है, जो निम्न दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना इत्यादि जो है हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं है जो घटती है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन वाली जो घटनाएं हैं बहुत सारी घटती है। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए तो प्रतिबिंब का बनना, ये भी प्रकाश का परावर्तन के ही द्वारा होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, इंद्रधनुष का सुंदर सा रंग बनना, यह भी क्या है, एक तरह से प्रकाश का परावर्तन के द्वारा ही होता है। परावर्तन जो होते हैं दो प्रकार के होते थे, एक नियमित और एक अनियमित। ये सारी चीजों को हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसको रिपीट एक तरह से कहा जाए तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे नियमित परावर्तन, ठीक है, जैसे इस तरह के जो परावर्तन होते हैं एकदम चिकने प्लेट पे होते हैं, एकदम प्लेन। ठीक है, जिससे प्रकाश एकदम पूरा सब एक ही पूरा क्या होता है, एक तरह से नियमित रूप से परावर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें चित्र में भी दर्शाया गया है। आगे देखिए, अनियमित परावर्तन, इस तरह के जो परावर्तन होते हैं वह खुरदरे, मतलब एक तरह से कहा जाए खुरदरे मतलब टेढ़ा मेढ़ा जगहों पे, जैसे टेढ़ा मेढ़ा जो जगह होता है वहां पे प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जैसे लेजर लाइट इस समय नहीं होता है, कभी कभी इधर इधर उधर। ठीक है, तो इस प्रकार के जो परावर्तन होते हैं एक अनियमित होते हैं। क्या होते हैं, अनियमित। ठीक है, जैसे देखिए इधर का प्रकाश है इधर, ई वाला इधर, मतलब अजीब टाइप से भागने लगता है। ठीक है, अगला था गोलीय दर्पण। ठीक है, अगला था गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, देखिए उस दर्पण, देखिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो आगे की क्लास है यहाँ से चालू होती है। ठीक है, इससे जो पहले हम लोग जितना भी पढ़े हैं या पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसी का एक तरह से कहा जाए तो रिपीटेशन। रिपीटेशन बहुत जरूरी है, बिना रिपीटेशन के कोई भी व्यक्ति को कोई भी चीज याद नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रिपीटेशन जितना हो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए अब आते हैं गोलीय दर्पण। यह जो दर्पण है एक तरह से जो दर्पण बनाई जाती है वह एक तरह से एक गोल शीशे होते हैं उसको काट कर बनाई जाती है। ठीक है, तो दर्पण जो होते हैं वह एक तरह से गोल, यानी कि समतल दर्पण को छोड़कर अगर उत्तल और अवतल दर्पण की बात करें तो वह सब जो है उत्तल और अवतल दर्पण जो भी दर्पणे हैं यह जो है एक तरह से कहा जाए तो गोलीय दर्पण को काट कर बनाई जाती है। गोलीय दर्पण को क्या करके बनाई जाती है, काट कर बनाई जाती है। ठीक है, तो समतल दर्पण को छोड़कर उत्तल और अवतल दर्पण जो भी है वह सब किसको काट कर बनाई जाती है, तो गोलीय दर्पण को काट कर बनाई जाती है। गोलीय दर्पण अगर आपको समझ में आ गया तो उत्तल और अवतल दर्पण में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत बढ़िया से अच्छे से समझिए। ठीक है, जैसे देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। यानी कि गोलीय दर्पण हम उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक जो सतह होता है एक खोखले गोले होता है। जैसे गोली देखे हैं तो गोली पूरा जो होता है पूरा भरा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ गोली भरा हुआ नहीं होना चाहिए, अंदर से क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। उसी को काट देंगे तो दर्पण बन जाएगा। ठीक है, जैसे बताएंगे भी आगे कि कैसे हम इसको काट कर एक दर्पण बनाते हैं। ठीक है, अगला है गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रंजित करके बनाया जाता है। जो खोखले गोले का एक क्या होता है, वही जो मतलब गोलीय दर्पण होता है उसी का एक भाग होता है। ठीक है, अगला है कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह में रंजित करने पर अवतल दर्पण बनता है। अगर बाहरी सतह पे अगर बात करते हैं, देखिए कह रहा है कि इस गोलीय दर्पण को, जो गोलीय दर्पण है इसकी बाहरी सतह, यानी कि बाहर सतह यही है, बाहर सतह से अगर हम रंजित कर देते हैं एक तरह से, अच्छा ओ सॉरी, देखिए कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह से रंजित करने पर अवतल दर्पण बनता है, जबकि टुकड़े को भीतरी सतह से रंजित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। ठीक है, भीतरी सतह से रंजित करेंगे तो उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है, भीतरी सतह से जो मतलब भीतरी सतह से अगर हम लोग क्या करेंगे, भीतर से अगर रंजित कर देते हैं, भीतर से जो है
अगर हम रंजित कर देते हैं, ठीक है, तो यह क्या बनेगा, उत्तल दर्पण। यहाँ गलती है, ठीक है, यहाँ जो है ना दर्पण जो दिखाया गया गलत है, ठीक है, यानी कि यह उत्तल दर्पण है और उधर अवतल दर्पण है, ठीक है। तो बाहर से अगर देखिए, अगर बाहर से रंजित किया हुआ है, बाहर से अगर रंजित किया हुआ है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। इसमें गलत दिया हुआ, ठीक है। अगर अंदर से अगर बात करते हैं, अंदर से अगर रंगा हुआ है, अंदर से, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर बाहर से रंगा हुआ है, गोलीय दर्पण के बाहर से रंगा हुआ है तो अवतल दर्पण, और अंदर से रंगा हुआ है तो इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। आगे है ध्रुव क्या होता है। जैसे देखिए इसमें बात करते हैं, यह जो लाइन गया है, ये लाइन, यही सब के बारे में आज जो है आगे पढ़ना है, ठीक है। जैसे देखिए ध्रुव, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बिंदु पी दर्पण का क्या होता है, ध्रुव होता है। जैसे देखिए इसमें हमारा यहां से यहां तक एक तरह से गया है जो लाइन, या क्या है, हमारा एक ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। उसके बाद आता है वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र की बात करते हैं तो देखिए यहाँ जो हमारा बीच का जो जैसे सेंटर पॉइंट होता है उसे हम लोग वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र, ठीक है। गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उसे गोले के केंद्र को दर्पण का जो है हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। और इसे सी से सूचित करते हैं। सी मतलब सेंटर, और सी उसी का हम लोग क्या करते हैं, एक लेटर उठा लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट लेटर, ठीक है, और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं सी। इसे हम लोग वक्ता केंद्र कहते हैं। अब आते हैं वक्ता त्रिज्या क्या होता है। वक्ता त्रिज्या देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र में पी सी बराबर आर दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या। कहने का मतलब यह हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है, और सेंटर से यहाँ तक जो हमारा गया, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा जो दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। जैसे आप लोग मैथ में पढ़े होंगे त्रिज्या क्या होता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चलिए अगला है प्रधान या मुख्य अक्ष क्या होता है। प्रधान या मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रधान या मुख्य अक्ष क्या होता है। तो देखिए प्रधान या मुख्य अक्ष, जैसे देखिए यह जो लाइनें गई हुई है, क्या है, यह जो लाइनें गई हुई है इसे हम लोग प्रधान या अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, या मुख्य अक्ष कहें तब, या प्रधान अक्ष कहें तब। इसी को हम मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष भी कहते हैं। तो कांच के टुकड़े की बाहरी सतह, अच्छा ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। देखिए तो प्रधान अक्ष समझ में आ गया। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसी को हम लोग प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। जैसे चित्र में P और C को मिलाने वाली जो रेखा PC है, एक तरह से क्या है, मुख्य अक्ष का काम करती है, ठीक है। तो अब आते हैं ध्रुव के, इसमें एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। यहाँ जो है, यहाँ हमारा क्या है, यह ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। यानी कि मुख्य अक्ष जिस जगह से काटते हुए ये खोखले गोले को पार करेगी, जिस जगह से काटेगी, एक इधर भी है और एक इधर भी, इसको हम लोग मुख्य क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, ध्रुव। और ये जो लाइन है इसको हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहेंगे। यहाँ बीच में जो होगा इसको हम लोग वक्रता केंद्र यानी कि त्रिज्या का मतलब वक्रता केंद्र कहेंगे, यानी कि सेंटर पॉइंट कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वक्रता केंद्र से लेकर और ध्रुव तक की जो दूरी होती है इसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है, ठीक है, तो यह क्या है, हमारा वक्रता त्रिज्या है। और बाहर से अगर रंगा हुआ है तो अवतल दर्पण, और अंदर से रंगा हुआ है तो उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। आगे है गोलीय दर्पण से जुड़ी फोकस और फोकस से फोकस से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। यानी कि गोलीय दर्पण से जुड़ी जो भी चीजें फोकस है या फोकस दूरी क्या है, उसकी जो खास बातें हैं इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक मिनट पानी पी लेते हैं।
ठीक है। गोलीय दर्पण पर जब प्रधान अक्ष, जैसे देखिए गोलीय दर्पण पर, यहाँ देखिए गोलीय दर्पण पर जब प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें पड़ती है तो परावर्तन के बाद किरण प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। जैसे समझिए गोलीय दर्पण के जब प्रधान अक्ष के समानांतर, यह हमारा क्या है, प्रधान अक्ष है, ठीक है। यह क्या है, हमारा प्रधान अक्ष, ठीक है, प्रधान अक्ष है, ठीक है। जैसे देखिए यह हमारा क्या हो गया, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समानांतर एक देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है, ठीक है। और लाइट आने के बाद परावर्तक, मतलब परावर्तन के बाद देखिए यहाँ से यह क्या हो गया, परावर्तन हो गया। क्या हो गया, यहाँ आया और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, परावर्तन हो गया। परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष, यही ना हमारा मुख्य अक्ष था, तो जिस जगह पे यह कटेगा, जिस जगह पे जाके यह क्या हो जाएगा, मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस। इस बिंदु को गोलीय दर्पण की क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। कितना आसान है कि नहीं। चलिए अब आगे है, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव से, क्या कहते हैं, दर्पण के ध्रुव से। जैसे अब इसमें आते हैं, पिक्चर से थोड़ा समझते हैं। पिक्चर से समझना बहुत आसान होता है, ठीक है। जैसे यहाँ हमारा क्या है, ध्रुव है। क्या है? ध्रुव, ठीक है। ध्रुव को हम किसे लिखते हैं, पी से। पी मतलब पोलर, पोलर मतलब होता है ध्रुव। क्या होता है? पोलर मीन्स ध्रुव। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, पी। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा ध्रुव है और यहाँ हमारा फोकस है, और यहाँ से यहाँ जो दूरी होती है इसी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी, ठीक है। अगला है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी फोकस दूरी बराबर होगा वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब यहाँ समझिए, वक्रता त्रिज्या हमको पता है कि केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है यह हमारा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। केंद्र से लेकर और यहाँ तक, वक्रता केंद्र से लेकर मिरर, यानी कि एक तरह से कहा जाए दर्पण तक की जो दूरी होती है इसे हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, ठीक है। अगर गौर से देखिएगा तो वक्रता त्रिज्या का आधा है। यहाँ पे जो मिल रहा है, यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, सेम है। यानी कि अगर हम बात करें वक्रता त्रिज्या बराबर, यानी कि आर बराबर अगर बात करें तो 2f हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2f। क्या हो जाएगा? 2f। या इसको अगर ऐसे लिखे, f बराबर क्या हो जाएगा, r बटे 2। अगर क्रॉस गुना मल्टीप्लाई करे तो हमारा f बटे क्या हो जाएगा, f बराबर r/2 या r बराबर 2f, ठीक है। यह हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। हमेशा जो है एक नंबरिया क्वेश्चंस जो भी है उसमें हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। यानी कि इस एक तरह से कहा जाए तो VVI है, VVI, ठीक है। इसको आप जितना चाहे याद कर ले, अच्छा रहेगा। ये सब फार्मूला बार बार पूछता है। अगर यह फार्मूला नहीं पता रहेगा तो दर्पण में जो भी चीजें सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा बनेगा ही नहीं, याद नहीं रहेगा तो बनेगा कहाँ से, ठीक है। इसलिए इस सब को ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। यानी कि अब फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा, ठीक है। अगला है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी क्या होगी, हमारा उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह धनात्मक होगी, जबकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी क्या होगी, हमारा ऋणात्मक होगी। क्या होगा, ऋणात्मक। ये चीजें याद रखना है, ठीक है। अगर ये चीजें याद नहीं रहेगा तो ये वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ देता है, वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ देता है कि बताइए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं, या बराबर, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब जो क्वेश्चन है या पूछते रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजों को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं।
तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी क्या होगी, धनात्मक, यानी कि प्लस का साइन रहेगा। किसका साइन रहेगा, प्लस का। ठीक है। अगर बात करते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक, यानी कि माइनस। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई, उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा, यानी कि फोकल, जो बात यहाँ कही गई है, जैसे ये बात तो कही गई है ना, फोकल दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या, वही बात यहाँ कह रही है। ठीक है। कह रहा है कि उत्तल दर्पण की जो फोकल की लंबाई होती है, फोकस की जो एक तरह से लंबाई होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है। यही बात तो यहाँ भी था। ठीक है। चलिए अभिसारी या अवतल, देखिए अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। क्या, सॉरी, एक जगह करता है, क्या करता है, इकट्ठा करता है। एक जगह पूरे प्रकाश को क्या करेगा, इकट्ठा करके फिर फोकस करेगा। ठीक है। इसीलिए इसे प्रकाश को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम है अभिसारी। ठीक है। इसलिए इसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। फोकल लंबाई हमेशा धनात्मक, अगर सॉरी ऋणात्मक होती है। इसका क्या होता है, अवतल दर्पण की जो फोकल लंबाई होती है क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, और जबकि इसका जो फोकल लंबाई होता है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है। चलिए अब आते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं गोलीय दर्पण को काटेंगे तो दो ही दर्पण बनेंगे। कौन कौन से दर्पण बनेंगे, तो पहला है उत्तल और दूसरा है अवतल। पहला है उत्तल और दूसरा है अवतल। ठीक है। तो कितने दर्पण बनेंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। दो दर्पण बनेंगे। कितने दर्पण बनेंगे, दो दर्पण बनेंगे। ठीक है। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होंगे, दो। ठीक है। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे अभी हम लोग इससे पिछले वाले मतलब पीछे हम लोग पढ़े हैं गोलीय दर्पण को काट कर, यानी कि उससे दो दर्पण बनाए जा सकते हैं। पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। पहला क्या है, उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या है, अवतल दर्पण। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है। चलिए उत्तल दर्पण क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरह उभरा हुआ है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है। यानी कि परावर्तक सतह, जैसे एक तरह से देखा जाए, जैसे ये हमारा जो है अगर अंदर से रंजित किया हुआ है, क्या है, अंदर से रंजित किया हुआ है, और बाहर से एक तरह से क्या है, मतलब रिफ्लेक्ट करने वाला जो भी है वह किधर है, बाहर से, यानी कि रिफ्लेक्शन किधर से हो रहा है, बाहर से। यानी कि देखिए जिसका बाहर वाला भाग, यानी कि चमकीला भाग, एक तरह से कहा जाए चमकीला भाग बाहर की ओर हो, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या है, तो जैसे देखिए एक इस तरह से है। ठीक है। इसका बाहर का जो भाग है अगर रंजित किया हुआ है, रंगा हुआ है, ठीक है, और अंदर की भाग जो है एक चिकना एकदम सतह है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए तो ये सब जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको अगर आपके पास अगर बाई चांस अगर फेयर नहीं मिल पा रहा है, फेयर तो ऐसे हम लोग डालते ही हैं, अगर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे आप जो है अपने YouTube से देख रहे हैं तो इसको पॉज करके आप लोग आराम से इसका फेयर नोट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इससे बेहतरीन और भी हम लोग इस पे बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है। एक क्लास बनाने में 1 से 2 दिन 3 दिन का समय लग जाता है। कोई चीज़ तो मतलब कहा जाए सप्ताह भर में भी क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है। तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो वीडियो देख रहे हैं तो उसको एक नोट्स की तरह एक कॉपी में आराम से जाप्ते से उतारिए, जैसे दिया हुआ है। ठीक है। कौन हाईलाइट करना है, कौन क्या है, तो उसमें 2-3 पेन का यूज आप लोग कर सकते हैं। एक रेड और एक ब्लैक या ब्लू का यूज करके आराम से एकदम मस्त में लिख सकते हैं। ठीक है। अगर बाई चांस अगर
पिक्चर अगर आप डाल रहे हैं ये सारी पिक्चरें तो और भी बेहतरीन होगा, ताकि जब रिवीजन करें तो उस समय जो चीज़ें हैं उस समय हमको फिर ये नहीं सोचना पड़े कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए यह सारी चीज़ें जो है इसको लिखिए। ठीक है, और जहाँ भी पढ़े कम से कम बोल बोल कर पढ़े। ठीक है, अगर नहीं बोलिएगा तो फिर होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिसका आगे की बात है प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, जो उत्तल और अवतल दर्पण जो है इसके हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति के अनुसार जो है हम लोग उसको एक एक करके अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति पहले जान लेते हैं, प्रतिबिंब में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, इसके बाद प्रतिबिंब जानेंगे। ठीक है, चलिए जैसे देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, वह स्थान जहाँ वस्तु रखी गई है वह क्या प्रतिबिंब की स्थिति है। बिंब की स्थिति है, क्या है बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति क्या है, तो वह स्थान जहाँ वस्तु रखी गई है वह क्या है बिंब है, बिंब की स्थिति है। ठीक है, जहाँ प्रतिबिंब की स्थिति, वह स्थान जहाँ दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया गया है वह क्या है हमारा एक तरह से प्रतिबिंब की स्थिति। क्या है प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, चलिए आगे आते हैं प्रतिबिंब की साइज। जैसे देखिए यह प्रतिबिंब का आकार है जो यह बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है या वस्तु के बराबर बना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की साइज जैसे देखिए एक तरह से यहाँ पे इतना बड़ा साइज का कोई वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब है इतना ही बड़ा बना, मतलब यहाँ देखिए इसका प्रतिबिंब जो है एक तरह से देखिए कहा गया है, मतलब बिंब की स्थिति यहाँ पे जो चीजें है इतना बड़ा है, यह एक तरह से बिंब की स्थिति है। ठीक है, और यहाँ से टकरा कर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे इतना इसका छोटा सा एक प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो यह क्या है यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना है। ठीक है, अब इसका साइज देखिए, अब अलग अलग दर्पण में इसके अलग अलग साइज होते हैं।